A very good morning to all my students. Let's start the today's class with our chapter Arrival of Europeans in India. ओके सो इस चैप्टर में अभी तक हम ये देख रहे थे कि कैसे यूरोपियंस आ करके अलग अलग कंपनियों के थ्रू अलग अलग ग्रुप बना करके इंडिया में राज कर रहे थे। ओके जैसे सबसे पहले आए पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ ने लगभग 100-150 साल राज किया इंडिया में। ओके फिर आए डच। ओके जो हॉलैंड या नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं यूरोप में। फिर आए इंग्लिशमैन यानी ब्रिटिशर्स। फिर आए लास्ट में फ्रेंच। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि कैसे एक के बाद एक ये सारे ग्रुप्स आते जा रहे थे और इंडिया को लूटते जा रहे थे। ओके फिर आगे बढ़ते चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ये मैप एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको कि मैप 1797 से 1857 का है। दैट मीन्स ये लगभग 60 ईयर्स का मैप है। 60 साल में क्या क्या चेंज आया है उसका मैप है। तो जो आप लेफ़्ट वाला मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है, ये जो लाइट ब्लू कलर है ये ब्रिटिशर्स की ऑक्युपाइड टेरिटरी है। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था यहाँ पर, बनारस में, कलकत्ता में, नीचे उड़ीसा के पास हैदराबाद के कुछ पार्ट में, ओके, मद्रास में। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था। ओके उसके बाद देखिए, लगभग लगभग ये 43 ईयर्स के बाद देखिए ब्रिटिशर्स कितना फैल गए इंडिया में, कितना ज़्यादा उन्होंने एक्सपैंड कर लिया। वो बनारस से लेकर लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, मैसूर, मद्रास, कलकत्ता, सब जगह वो फैल गए। और जस्ट उसके 17 साल बाद, मतलब 1857 में, 1857 तक देखिए, पाकिस्तान से लेकर, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ से लेकर पूरे इंडिया में लगभग लगभग ये ब्रिटिशर्स फैल गए थे। ओके तो ये बहुत तेज़ी से अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1857। 1757 से लेकर 1857 के बीच में कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्ज़ा किया, कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बनाया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन आगे बढ़ाया, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इस पैराग्राफ में। ओके बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुकी थी और ये कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाना। ठीक है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। ठीक है, एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। जो बंगाल में ऑर्डर पास किया गया था, जो बंगाल का नवाब था, उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ फ्री में ट्रेडिंग कर सकती है। ओके फ्री में सिर्फ ट्रेडिंग कर सकती है और उनको कोई ज़्यादा छूट मिली नहीं थी। हाउएवर मैनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर्स थे जो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे, मतलब कंपनी के लिए काम करने के अलावा वो चोरी चोरी चुपके वो बेचते थे। ठीक है, खुद भी सामान बेचते थे और खुद प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे पैसे कमाने के लिए। ओके एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल reduced विच इन टर्न वॉज अपोज बाई नवाब ऑफ बंगाल। इससे क्या हुआ, ये जो प्राइवेट ट्रेडिंग करने लगे थे कुछ ऑफिसर्स, तो इससे क्या हुआ कि जो इनकम है बंगाल की, जो टैक्स कलेक्ट करने से आती थी, क्या होता था कि हर एक आदमी को, बंगाल में हर एक आदमी को टैक्स देना पड़ता था बंगाल के नवाब को। ओके कोई खेती कर रहा है उसको भी टैक्स देना पड़ता था, कोई ट्रेडिंग कर रहा है उसको भी टैक्स देना पड़ता था। ओके तो ये टैक्स चुराते थे ब्रिटिशर्स, ये टैक्स नहीं देते थे। ओके तो जब ये टैक्स नहीं देते थे और वहाँ पर ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाते थे और टैक्स भी नहीं देते थे ढंग से, तो नवाब को आया गुस्सा। नवाब को क्योंकि घाटा लगने लगा, उसको जो जितना टैक्स आता था उससे कम आने लगा। ओके
तो नवाब ने क्या किया, मुर्शीद कुली खान उस समय नवाब थे बंगाल के। कौन? मुर्शीद कुली खान। ठीक है, लगभग ये 1757 के आसपास की बात है, मुर्शीद कुली खान थे। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान आए, तब तक ये जो डिस्प्यूट है ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यू था। आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। अली वर्दी खान के बाद, जब अली वर्दी खान ख़त्म हो गए या मर गए, उसके बाद उनका जो बेटा था सिराजुद्दौला, उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल का टाइटल संभाला। ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। एक बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश की या लड़ी। ओके, वो लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे, पूरी तरह से बंगाल में फैल गए थे, और बंगाल में वो टैक्स चुरा करके अपने फोर्ट वगैरह बना रहे थे। ठीक है, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे थे और टैक्स दे नहीं रहे थे बंगाल के नवाब को। ओके, तो जब वो बंगाल के नवाब को दे नहीं रहे थे टैक्स, तो बंगाल के नवाब ने ठानी कि अब लड़ाई करके इनको भगाया जाए। तो हुई लड़ाई बैटल ऑफ प्लासी। ओके, ये 1757 में हुई थी। सिराजुद्दौला, और ये बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ाई थी। रॉबर्ट क्लाइव उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर था इंडिया में। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। जस्ट बैटल ऑफ प्लासी के एक साल पहले, मतलब लड़ाई होने के एक साल पहले ही सिराजुद्दौला ने शासन संभाला था नवाब ऑफ बंगाल का। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। उसका बहुत ही ज़्यादा दबदबा था ब्रिटिशर्स के ऊपर। ठीक है, द ब्रिटिशर्स हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाई कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स ने चाल चली। ब्रिटिशर्स को लगा हम डायरेक्टली तो सेना को हरा नहीं सकते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के कॉम्पिटिटर्स थे, जो सिराजुद्दौला से चिढ़ते थे जो लोग, उनको पकड़ा और एक चाल खेली ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब ये बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ये जो सिराजुद्दौला जैसे ही शासन पर आया, तो जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वाले इनकी आदत ये थी कि टैक्स चुराते थे। ये टैक्स देते नहीं थे। ठीक है, जब टैक्स नहीं देते थे, तो जब सिराजुद्दौला को ये बात पता चली, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भाई टैक्स सबको देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे भारत के लोग देते हैं, तो आप तो बाहर से आए हो, आपको तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी। ओके, तो बार बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि थोड़ा बहुत कहीं टैक्स के कारण झगड़ा वगड़ा होता ही रहता था बंगाल में। ओके, तो सिराजुद्दौला का एकदम से क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने डिसाइड किया कि इनको लड़ाई करके खदेड़ करके भगाया जाए इन लोगों को। ये टैक्स वैक्स नहीं दे रहे हैं, देश की चोरी अलग कर रहे हैं। ओके, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी से रॉबर्ट क्लाइव की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल से खदेड़ के भगा दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आया। ओके, रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आया। इस बार क्या हुआ, जो मीर ज़फ़र था, सिराजुद्दौला का सिप्पे सालार या सिराजुद्दौला को जो वज़ीर था या कमांडर इन चीफ था, मीर ज़फ़र। ओके, तो सबसे ख़ास आदमी था सिराजुद्दौला का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसको ब्राइब किया। उसको ये बोला रॉबर्ट क्लाइव ने कि आप हमारी मदद करो सिराजुद्दौला को मारने में, हम आपको बंगाल का राजा बना देंगे, बंगाल का नवाब बनवा देंगे। ओके, तो लालच में जो सिराजुद्दौला का वज़ीर था मीर ज़फ़र, उन्होंने लालच में सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे करके बैटल ऑफ
बक्सर में, ठीक है, सॉरी, बैटल ऑफ प्लासी में, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी में जो सिराजुद्दौला था उसके वज़ीर मीर ज़फ़र ने उसके साथ गद्दारी करके उसको हरवा दिया ब्रिटिशर्स से, और खुद शासन करने लगा, खुद बन गया नवाब ऑफ बंगाल। ओके, तो मीर ज़फ़र जो इसका सिपे सालार था, इसका वज़ीर था, सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला का, उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरवा दिया। ओके, ये पहली लड़ाई थी, पहली बड़ी लड़ाई थी जिसमें नवाब ऑफ बंगाल की हार हुई थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो मीर ज़फ़र था उसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, मीर ज़फ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। ओके, जब मीर ज़फ़र नवाब ऑफ बंगाल बना तो ब्रिटिशर्स उसके साथ भी यही हरकत करने लगे, उसको भी टैक्स वैक्स नहीं देते थे टाइम पे। ओके, तो मीर ज़फ़र थोड़ा अपसेट होने लगा और उसको भी नाराज़गी होने लगी ब्रिटिशर्स से कि यार अब मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं ये, पहले सिराजुद्दौला के साथ ये करते थे, उनको टैक्स नहीं देते थे, टैक्स चोरी करते थे, अब ये मेरे साथ भी कर रहे हैं। ओके, तो मीर ज़फ़र ब्रिटिशर्स को धमकाने लग गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, मीर ज़फ़र को रिप्लेस करके, क्योंकि पूरे कंपनी का आधिपत्य था पूरे बंगाल में, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने हराया था बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल को, ठीक है, तो एक तरह से जो नवाब ऑफ बंगाल है वो अब कंपनी ही डिसाइड करती थी कि कौन रहेगा। तो इन्होंने, कंपनी ने मीर ज़फ़र को हटा करके उसका जो सन इन लॉ था, मीर ज़फ़र का जो दामाद था, उसको बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो सन इन लॉ था मीर कासिम, मीर ज़फ़र का जो सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको बना दिया। अब मीर कासिम जो था एक बहुत ही कुशल, डिसिप्लिन्ड और चालाक रूलर था। तो मीर कासिम ने क्या किया, जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कम सॉरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको टैक्स देने के लिए बोला, जो कि टैक्स की बात शुरू से चल रही थी, सिराजुद्दौला टाइम से चल रही थी, इसी वजह से लड़ाई भी हुई थी, तो इसने भी बोला, ठीक है, और फिर इसने सीधा सीधा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको लड़ाई पे उतर आया ये, ठीक है, कौन, मीर कासिम सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी से ये लड़ाई पे उतर आया कि नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ शासन नहीं कर सकते। ओके, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे उन्होंने क्या किया, इसको खदेड़ के भगा दिया, इसको खदेड़ के भगा दिया कि इसको, मीर कासिम को। फिर मीर ज़फ़र वापस से कुर्सी पर आ गया, ठीक है, मीर ज़फ़र पहले कुर्सी पर था, उसने ब्रिटिशर्स को अपोज़ किया, तो ब्रिटिशर्स ने उसको हटा करके उसके सन इन लॉ को बना दिया, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल। फिर उसके सन इन लॉ ने भी अपोज़ किया टैक्स के लिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है, अब उसके सन इन लॉ को खदेड़ कर भगा दिया गया। उसका जो सन इन लॉ था मीर कासिम, वो जा करके अवध करके एक जगह थी, तो अवध का जो नवाब था उससे मुलाकात की, शुजा उद दौला करके एक राजा था उससे मुलाकात की, और जो दिल्ली का मुग़ल बादशाह था शाह आलम सेकंड, तो दिल्ली के मुग़ल बादशाह के पास भी बात की। इन तीनों को ये इकट्ठा कर रहा था, कौन, मीर कासिम। मीर कासिम इन तीनों को इकट्ठा कर रहा था ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये बहुत बड़ी एक लड़ाई रच सके। ओके, तो मीर कासिम ने क्या किया, जो दिल्ली का जो सुल्तान था या दिल्ली का जो नवाब था शाह आलम सेकंड, उसके साथ मिल करके, और अवध का जो नवाब था उसके साथ मिल करके, और उद्दौला के साथ मिल करके, शुजा उद्दौला के साथ मिल करके इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया। ओके, ये युद्ध था बैटल ऑफ बक्सर। ओके, तो बक्सर की लड़ाई जो थी उसमें 3 लोग
लोगों ने अपनी अपनी सेना लेकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट धावा बोला था। कौन कौन? एक मीर कासिम, दूसरा शुजाउद्दौला और तीसरा शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड तो पूरे इंडिया का एम्परर था जो दिल्ली में बैठता था। ओके, तो वो अपनी बड़ी सेना लेकर के ब्रिटिशर्स पे हमला करने के लिए आया। बट ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे, रॉबर्ट क्लाइव जो था उन्होंने इतनी चालाकी से युद्ध किया कि इन तीनों को हार हार का सामना करना पड़ा। नवाब ऑफ बंगाल, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इस तरह से जब दिल्ली का जो एम्परर था, जो दिल्ली का राजा था, जो दिल्ली का सुल्तान था, जब वो ही हार गया तो आप खुद सोचिए, पूरे इंडिया में दिल्ली में शासन, दिल्ली का शासन चलता था। पूरे इंडिया में जो शासन करता था वो दिल्ली में बैठता था। तो जब वो ही हार गया है तो पूरे इंडिया में शासन किसका हो जाएगा? हराने वाले का, यानी ब्रिटिशर्स का। तो पूरे इंडिया में किसका शासन होने लगा? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पावर की तरह आई इंडिया में, पूरी तरह से फैल गई इंडिया में। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर हमारा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक बार चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि भारत हमारा सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों? क्योंकि भारत में वेल्थ बहुत ज़्यादा थी। वेल्थ का मतलब भारत में इतने ज़्यादा पैसे वगैरह थे, इतना ज़्यादा सोना चांदी और साथ में ऐसे ऐसे मसाले थे जो दूसरे कंट्रीज़ को अट्रैक्ट करते थे इंडिया की तरफ। ओके, दूसरे कंट्री से इंडिया वाले आकर के यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते थे, यहाँ बिजनेस करना चाहते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यूरोपियंस की नज़र पड़ी और यूरोपियंस यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आने लग गए। ठीक है, तो सबसे पहले आए पोर्चुगीज़। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये रूट बने हुए हैं जहाँ जहाँ से ये लोग आए हैं। ओके, ये सारे रूट बने हुए हैं जहाँ जहाँ से ये लोग आए हैं। तो कुछ लैंड रूट्स हैं, कुछ सी रूट्स हैं, कुछ सी और लैंड रूट दोनों हैं, और कुछ नए खोजे गए रूट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले आए पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ में सबसे पहले कौन आया? वास्को ड गामा 1498 में। तो वास्को ड गामा जब आए तो ये चले पोर्चुगल से। ठीक है, ये पोर्चुगीज़ थे, तो ये पोर्चुगल से चले। यहाँ पर आपको मैप में पोर्चुगल दिख रहा होगा, तो फिर उसके नीचे जो डॉटेड लाइन दिख रही है उससे वो सीधे आए केप ऑफ गुड होप में, मतलब साउथ अफ्रीका में। जहाँ मोजाम्बिक लिखा हुआ है उसके नीचे केप ऑफ गुड होप है, तो केप ऑफ गुड होप में आए। उसके आगे बढ़ते ही इनको इंडिया ढूंढना था। ओके, तो वहाँ पर इनको एक गुजराती व्यापारी मिला अबुल मजीद करके। तो अबुल मजीद के साथ ये इंडिया आए कैलीकट में। ओके, कैलीकट एक पोर्ट सिटी था केरला में, अभी भी है, लेकिन अब कैलीकट का नाम बोला जाता है कोझिकोड। ओके, ये अभी भी केरला में ही है। ओके, तो ऐसे वास्को ड गामा आए। ठीक है, उसके पहले आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो थे एक इटालियन एक्सप्लोरर, मतलब इटली से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ये इटली से बिलोंग करते थे। ये इटली से बिलोंग करते थे और ये बहुत ही बहादुर सेलर्स में से एक थे। इन्होंने क्या ठानी कि मेरे को इंडिया ढूंढना है। ओके, क्योंकि उसने इंडिया के बारे में सुना था कि वहाँ पर वेल्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको इंडिया ढूंढना था। तो इसने क्या किया, इटली से ये इटली से गया वेस्ट साइड। ओके, इटली से किस तरफ गया? वेस्ट साइड, मतलब यूरोप के वेस्ट साइड में। यहाँ पर देखिए, ये यूरोप के वेस्ट साइड में अपना शिप लेकर के निकल गया। ठीक है, तो इसको लगा ये घूम फिर कर कहाँ आ जाएगा, ये इंडिया में आ जाएगा। ओके, ये वेस्ट जाते 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 इसको पता था दुनिया कहीं ना कहीं गोल है, तो ये जाएगा वेस्ट और एक दिन ऐसा आएगा इसको क्या मिल जाएगा? इंडिया मिल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, इसको एक लैंड मिला। ठीक है, ये उसने सोचा कि यही इंडिया है। ठीक है, और डिस्कवर हो गया अमेरिका। ठीक है, उसको पता नहीं था और उसने एक चांस डिस्कवरी की अमेरिका की। उसने जानबूझकर अमेरिका डिस्कवर नहीं किया था, और उसके जीते जी उसको ये भी पता नहीं था कि उसने अमेरिका डिस्कवर किया। उसको लगता था कि उसने इंडिया डिस्कवर किया है। ठीक है, इसीलिए आज भी कुछ ऐसे मतलब अमेरिका के लोगों को बोलते हैं रेड इंडियंस।
ओके, कुछ लोगों को। ओके, और जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर आज भी कैरेबियन आइलैंड्स हैं, उसमें से एक आइलैंड का नाम है वेस्ट इंडीज़, जिसकी क्रिकेट टीम भी है। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। ओके, अब उसके बाद आए वास्को ड गामा। वास्को ड गामा आए 1498 में, लगभग 22 मई को आए थे ये। तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप में, साउथ अफ्रीका की एक जगह है केप ऑफ गुड होप जो मैंने आपको दिखाई, तो वहाँ पर इन्होंने रुक एक हॉल्ट लिया था, वहाँ पर ये रुके, और केप ऑफ गुड होप में थोड़ा सा आगे जाते ही इनको एक गुजराती शासक मिला जिसके थ्रू ये इंडिया आ पाए। ठीक है, इंडिया आते ही ये कैलिकट लैंड किए। ठीक है, कैलिकट यानी खोजी खोड़े का जो बंदरगाह है, कैलिकट का जो बंदरगाह है, पोर्ट है जहाँ पर शिप्स रहते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना शिप लगाया और ये वहाँ के राजा जमोरिन के पास गए। ठीक है, और इन्होंने एक परमिशन मांगी कि राजा साहब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिंग करनी है, मुझे अपने लोगों के लिए इंडिया इंडिया की कुछ चीज़ें लेकर जानी है, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा देश है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, यहाँ की जो मिर्च मसाले हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो मुझे ट्रेडिंग करनी है इंडिया में। तो जमोरिन भी खुश हो गया कि हमारे इंडिया का नाम होगा। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ ने क्या किया, एक फोर्ट लगा लिया, एक किला बना लिया, लगभग 1500 CE में, 1500 कॉमन एरा में। ओके, फिर उसने उस किले का कमांडर रख दिया एल्ब्यूकर्क्यू। एल्ब्यूकर्क्यू नाम का एक कमांडर रख दिया उस किले। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाते गए, कैलिकट से ऊपर जा कर के गोवा आए वो। ठीक है, गोवा में 1506 में पोर्चुगीज़ ने लड़ाई करके गोवा के राजा को हटा दिया, भगा दिया। ठीक है, और गोवा को कब्ज़ा कर लिया। आज भी गोवा में आप देखेंगे कई कई जगह, अगर जो लोग गए हैं तो पोर्चुगीज़ कैफ़े मिलते हैं। ओके, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर अभी भी कुछ पोर्चुगीज़ कैफ़े वगैरह हैं। ओके, तो ये जो एल्ब्यूकर्क्यू थे, तो एल्ब्यूकर्क्यू ने गोवा को कॉन्कर कर लिया, गोवा को जीत लिया। ठीक है, 100 साल में जो पोर्चुगीज़ थे, आगे आने वाले 100 सालों में पोर्चुगीज़ ने मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई और श्रीलंका का आइलैंड भी कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, फिर पोर्चुगीज़ रूल ख़त्म हुआ। कैसे पोर्चुगीज़ रूल ख़त्म हुआ? पोर्चुगीज़ रूल को जो शाहजहां था उसने क्या किया था कि पोर्चुगीज़ के जो बर्ताव था पोर्चुगीज़ का, उसकी कंप्लेन गई शाहजहां को। अब शाहजहां तो राजा था पूरे इंडिया का। शाहजहां ने क्या किया, पोर्चुगीज़ को भगा दिया। ठीक है, और यहाँ से पोर्चुगीज़ पूरे इंडिया से चले गए, सिर्फ दो ही जगह रह गए, दमन और गोवा में, दीव दमन और गोवा में। तो दीव दमन और गोवा में आज भी पोर्चुगीज़ आपको देखने मिल जाते हैं। ओके, अब अगली बारी है डच की। तो 100 साल बाद, पोर्चुगीज़ के जाने के 100 साल बाद आए 16th सेंचुरी में डच। ये नीदरलैंड, आज का जो नीदरलैंड है वहाँ से बिलोंग करते थे ये भी ट्रेडिंग के लिए आए थे, क्योंकि इन्होंने भी इंडिया का नाम बहुत सुना था। उन्होंने इन्होंने भी एक फोर्ट बनाया। ठीक है, कई फोर्ट बनाए, कहाँ कहाँ पर, पुलिकट और मद्रास में। ये पुलिकट और मद्रास दोनों साउथ ईस्ट इंडिया में है। मतलब मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, तो ये जो आज का तमिलनाडु है वहाँ पर है। ओके, तो पुलिकट और मद्रास, मद्रास अभी चेन्नई बोला जाता है जो तमिलनाडु की कैपिटल है, और पुलिकट थोड़ा सा ऊपर है उसके। ओके, तो ये दोनों तमिलनाडु में है, तो वहाँ पर ये आए डच। ओके, उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर भी लगाया आगरा में 1663 में। ठीक है, जब इन्हीं का शासनकाल चल रहा था, और इनके शासनकाल के बीचों बीच कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। इनके शासनकाल के बीचों बीच कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, अब जो डच थे, ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल थे और इतने दिमाग वाले थे कि ब्रिटिशर्स की पावर के अगेंस्ट ये डच स्टैंड नहीं कर पाए। डच हार गए ब्रिटिशर्स से, और डच रूल ख़त्म हो गया। फिर ब्रिटिश रूल चालू हुआ इंडिया में। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे, क्या हुआ, सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी 1600 में। ठीक है, उन्होंने, क्वीन एलिजाबेथ ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इस कंपनी को बोला कि आप इंडिया जा कर के कुछ ट्रेडिंग वगैरह करो ताकि हमको फ़ायदा हो, हम इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वहाँ जाके देखो तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे फ़ायदे के लिए। तो जब वहाँ पर
पहला ब्रिटिश शिप आया था वो सूरत में लैंड किया था गुजरात में। ओके, लगभग 1608 में। तो कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस आए थे। ठीक है, कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस आए थे इस शिप को लेकर के। वो कैप्टन थे इस शिप के। ठीक है, उन्होंने पहला कदम रखा था इंडिया में। ठीक है, पहले ब्रिटिशर्स था जिसने कदम रखा था इंडिया में। ठीक है, उसने जहांगीर से मुलाकात की और ट्रेड की परमिशन मांगी। जहांगीर से मुलाकात की किसने? कैप्टन हॉकिंस ने, और ट्रेड की परमिशन मांगी। तो जहांगीर ने मना कर दिया। उसके बाद सर टॉमस रो आए। ब्रिटिशर्स ने अपना एक और कैप्टन को भेजा, शायद क्योंकि कैप्टन रो जो थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे अपनी बातों में। तो उन्होंने जहांगीर को कन्विंस कर लिया। ठीक है, जहांगीर को कन्विंस कर लिया और जहांगीर से परमिशन ले ली सूरत में ट्रेडिंग करने की। ठीक है, बाद में जहांगीर का जो लड़का था शाहजहां, उसके हाथ में दिल्ली का शासन आ गया। ठीक है, तो शाहजहां ने परमिशन दी ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की बंगाल में। शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी बंगाल में ट्रेड करने की। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स बढ़ते गए। ठीक है, फिर आए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। जैसे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी, वैसे ही फ्रेंच ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खोली 1664 में। ठीक है, उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाना चालू की सूरत में, मछलीपट्टनम में, पुडुचेरी में। ठीक है, फिर जो फ्रेंच कंपनी का हेड था, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, जिसकी ये इच्छा थी कि जो यूरोपियन रूल है उसको पूरे इंडिया में फैला दिया जाए। ठीक है, और जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे वो एक दूसरे से कंपटीशन करने लग गए इस चक्कर में, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे हम फैलाएं पूरे इंडिया में अपना शासन, और फ्रेंच चाहते थे हम फैलाएं। ठीक है, तो दोनों में मतभेद हो गया, दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। ठीक है, बहुत सारी डिस्प्यूट्स हुए, बैटल्स हुए, और फाइनली क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो एज अ विनर अनाउंस हो गए। मतलब ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को भी हरा दिया। ब्रिटिशर्स ने डच को भी खदेड़ कर भगाया था और फ्रेंच को भी हरा दिया। ठीक है, हालांकि फ्रेंच ने कुछ टेरिटरीज अपने कब्जे में कर ली थी, जैसे पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर। तो ये तीनों टेरिटरीज फ्रेंच ने अपने कब्जे में कर ली थी। बट बाकी पूरे इंडिया से फ्रेंच भी ख़त्म हो गए थे, चले गए थे। ओके, अब ब्रिटिश ट्रेड कैसे बंगाल में चालू हुई? ये चालू हुई 1651 में। ठीक है, जब मुगल एम्परर औरंगज़ेब ने बिना टैक्स के ट्रेड करने को परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को। ठीक है, कि आप टैक्स नहीं दोगे, बस साल में एक पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब परमिशन दी ब्रिटिशर्स को बंगाल में ट्रेड करने की बिना टैक्स के, वहाँ से ब्रिटिशर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक है, ये परमिशन औरंगज़ेब ने दी थी। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स 1757 और 1857 के बीच में कैसे इतना ज़्यादा ग्रो कर गए, आपको पता चला है आज के लेक्चर में, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में टैक्स जो था वो नहीं देती थी। ठीक है, टैक्स बंगाल के नवाब को टैक्स देना होता था, तो बंगाल के नवाब को टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, तो जो बंगाल का नवाब था उस समय, सिराजुद्दौला, तो उसका दिमाग ख़राब हुआ और उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब होते हुए ब्रिटिशर्स को वॉर्न किया, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको यहाँ से भगा देंगे। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक कंस्पिरेसी करना चालू किया, एक षड्यंत्र रचना चालू किया। जो सिराजुद्दौला का जो वज़ीर था, कमांडर इन चीफ था, मीर कासिम, तो मीर ज़फ़र को इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर ज़फ़र को एक ब्राइब दी। मीर ज़फ़र को ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप सिराजुद्दौला को भगाने में, सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करो, सिराजुद्दौला को मारने में हमारी मदद करो, हम आपको बंगाल का नवाब बनवा देंगे। तो इस लालच में जो मीर ज़फ़र था उसने अपने ही मालिक को, यानी सिराजुद्दौला को, अपने ही नवाब को ब्रिटिशर्स के हाथों मरवा दिया और ख़ुद बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने जो मीर ज़फ़र था उसके साथ भी यही करना चालू किया, उसको भी टैक्स वैक्स नहीं देते थे, अपनी मर्ज़ी चलाते थे। तो मीर ज़फ़र भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के से नाराज़ होकर के और
कुछ कुछ एक्शन लेने लग गया कई जगह, ओके, बंगाल में। तो ब्रिटिशर्स उस पर भी अपना दिमाग लगा करके उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो मीर ज़फ़र का जो दामाद था मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया, मीर ज़फ़र को भगा दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, मीर कासिम एक बहुत ही एफिशिएंट रूलर था, चालाक भी था, दिमाग वाला था। ठीक है। तो जो मीर कासिम था उसने धीरे धीरे दिमाग लगाना चालू किया। तो ब्रिटिशर्स को इसकी खबर लग गई कि ये हमारे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो मीर कासिम को भगा करके वापस से मीर ज़फ़र को नवाब बना दिया गया बंगाल का। ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुई, पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है। जिसमें कौन हार गया था, सिराजुद्दौला। ठीक है। वो जो लड़ाई थी जिसमें मीर ज़फ़र ने गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ और सिराजुद्दौला मारा गया था, वो लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी। ओके। ये हुई थी 1757 में। फिर हुई बैटल ऑफ बक्सर। इसमें क्या हुआ कि जो मीर कासिम जिसको भगाया गया था, जो दामाद था मीर ज़फ़र का जिसको भगाया गया था, तो मीर कासिम मिल गया 3 लोगों के साथ। कौन कौन, किसके साथ, अवध के नवाब के साथ। अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के साथ, और शाह आलम सेकंड के साथ, और ख़ुद मीर कासिम। तो ये तीनों मिल करके ब्रिटिशर्स को बंगाल से खदेड़ना चाह रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इतनी चालाकी से इस चीज़ को, जैसी ये खबर लगी ब्रिटिशर्स को, तो इतनी चालाकी से उन्होंने एक प्लान बनाया लड़ाई का, और लड़ाई में इन तीनों को हरा दिया। जब पूरे भारत का नवाब हार गया, शाह आलम सेकंड, तो पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का शासन फैल गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी स्टोरी। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।